हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी मीडियम। दिस इज श्वेता। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th इतिहास का चैप्टर नंबर 2 यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। सो यहाँ पर मैंने कुछ हाइलाइट्स दे रखे हैं कि पार्ट 1 में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे और पार्ट 2 में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी आपको पूरा कंटेंट एज अ स्टोरी काफी नाइसली समझ में आ पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पार्ट 1 वाला कंटेंट था, उस पूरी वीडियो में हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे। पहला था हमारा यूरोप की विचारधाराएं, मीन्स 19वीं 20वीं शताब्दी में यूरोप में कौन कौन से नए नए आइडियाज आए थे, उन सारे आइडियाज को हमने पढ़ा था, जो कि 4 थे हमारे। फिर हमने देखा था कि समाजवाद क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा फेमस हुआ था ये विचार। यूरोप में समाजवाद कैसे फैला, इसे हमने समझा उस वीडियो में। रूसी समाज व वहाँ के राजा कैसे थे, क्योंकि अगर आपको किसी भी कंट्री की क्रांति को समझना होता है तो पहले वहाँ के समाज को समझना जरूरी है। तो हमने ये टॉपिक भी कवर कर लिया है। फिर हमने देखा था उसमें कि वहाँ की राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था कैसी रही। देन हमने देखा रूस में समाजवाद किस तरह से आया, किस तरह से धीरे धीरे ये विचारधारा जो है वहाँ पर डेवलप हुई। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि उसके बाद हमने सबसे इम्पोर्टेंट क्रांति पढ़ी थी, जो कि पहली क्रांति थी जो रूस में हुई थी, 1905 की क्रांति। इस क्रांति के हमने कारण देखे, घटनाएं देखी और क्रांति के परिणाम भी देखे थे। फिर हमने देखा था कि पहला विश्व युद्ध उसी बीच में शुरू हुआ था 1914 में, और इस विश्व युद्ध से रूस पे क्या क्या प्रभाव पड़े थे। सो गाइज, अगर अब तक आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है सो प्लीज गो एंड चेक इट आउट, बिकॉज अगर आप उस वीडियो को देख लेते हो तभी आपको पार्ट 2 के सारे टॉपिक समझ में आ पाएंगे एंड पूरा चैप्टर जो है एक डीपली स्टडी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पार्ट 2 से। आज के इस वीडियो के कुछ मेन पॉइंट्स हैं, इन्हीं पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। सो जो हमारी दूसरी इम्पोर्टेंट क्रांति थी 1917 की फरवरी क्रांति, तो इस फरवरी क्रांति को अच्छे समझेंगे कि ये जो क्रांति थी किन किन कारणों से हुई थी, क्रांति में कौन कौन सी घटनाएं हुई और क्रांति के परिणाम क्या हुए थे। फिर देखेंगे बोल्शेविक कौन थे और इनका उदय कैसे हुआ था। 1917 की अक्टूबर क्रांति, इसको भी समझेंगे क्योंकि ये भी हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। देन रूस में एक गृह युद्ध छिड़ा था, उसे समझेंगे। एंड उसके बाद सोवियत संघ क्या था और इसकी स्थापना कैसे हुई, लेनिन की नीतियां क्या रही, स्टालिन की नीतियां क्या रही, और इस स्टोरी से ओवरऑल हमें क्या मैसेज मिलता है, इस पूरी स्टोरी का निष्कर्ष भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा टॉपिक फर्स्ट, फरवरी क्रांति। और ये क्रांति कब हुई थी? 1917 में। तो आपको याद होगा शायद लास्ट वीडियो में हम प्रथम विश्व युद्ध की स्टडी कर रहे थे और हमने पढ़ा था कि जो रूस है 1914 से लेकर 1916 तक, इन 2 सालों में उसने अपने आप को कम्प्लीटली जो है प्रथम विश्व युद्ध में डाल दिया था, क्योंकि रूस को लग रहा था कि ये युद्ध भी जल्दी से खत्म हो जाएगा और इतना कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन रूस को नहीं पता था कि ये जो युद्ध है ये पूरे 4 साल तक खिंच जाएगा और रूस के इतना बड़ा नुकसान जो है झेलना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि वहां पर हमने जो जो प्रभाव पड़े थे वही सारे प्रभाव हमारे फरवरी क्रांति के मेन कारण बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी देश में बिना कारण के कोई लड़ाई नहीं होती। ठीक है गाइस, बिना कारण के कोई भी लड़ाई, कोई भी क्रांति आज तक नहीं हुई है। तो पहले हम उन सारे इम्पोर्टेंट कारणों को समझेंगे। पहला था युद्ध में 70 लाख लोग मारे गए। मीन्स जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, हमने ये भी पढ़ा है कि जो रूस है वो किसके खिलाफ लड़ रहा था, जल्दी बताओ। रूस जो है वो जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा था, जर्मनी के साथ लड़ रहा था। तो इस युद्ध में जो है सबसे ज्यादा नुकसान जो किसका हुआ था, रूस का हुआ था। ठीक है, अब जो रूस में 70 लाख लोग जो सेना में भर्ती होकर गए थे वो मारे गए थे। सेकंड कारण क्या था, मजदूरों को जबरन सेना में भर्ती। अब देखो, जो रूस था वो भले ही चाहता था कि मैं प्रथम विश्व युद्ध में अपना 100% दूं, लेकिन रूस के पास प्रॉपर सैन्य व्यवस्था, प्रॉपर सैनिक, प्रॉपर सेना, हथियार ये सब थे ही नहीं। इसलिए उसने क्या करा, समाज के जितने मजदूर थे वो तो भोले वाले होते हैं, बेचारे से होते हैं, उनको उठाकर जो है सेना में डाल दिया बिना किसी
पूछताछ के। यहाँ तक कि जो हमने पढ़ा था ड्यूमा, जो हमारी एक सलाह देने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी, उससे भी कुछ पूछताछ नहीं की थी। सो इसीलिए उठाकर सीधा उन लोग को युद्ध में भेज दिया था। अब इस स्टेप की वजह से रूस में मजदूरों की बहुत भारी कमी आ गई थी, क्योंकि सारे लाखों के लाखों जो हैं सेना में चले गए, तो अब मजदूर बचे ही नहीं और मजदूर कम थे, इसलिए उद्योगों का काम ठप पड़ गया। क्योंकि आप जानते हो जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे कौन काम करता है? मजदूर काम करता है। अब जब मजदूर रहे ही नहीं, लाखों के लाखों मजदूर मारे गए, युद्ध में घायल हो गए, तो इसलिए उद्योगों का काम पूरी तरीके से ठप पड़ गया। तो हम ये वो सारे नुकसान देख रहे हैं जो रूस को झेलने पड़े थे और रूस की आम जनता को सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा था। राजा ने रास्ते के फसलों व इमारतों को नष्ट कर दिया। ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब जर्मनी जो है, जर्मनी से लगा रूस को कि अब हम जर्मनी से लड़ नहीं सकते, तो रूस ने हार मान ली थी। एंड जब ये पीछे लौट रहे थे तो इन्होंने रास्ते में, फॉर एग्जाम्पल ये एक रूट है, इस रूट में रास्ते में जितनी भी फसलें आ रही थी, जितनी भी बिल्डिंग्स आ रही थी, उन सारी बिल्डिंग्स को ये नष्ट करते हुए गए, ताकि जर्मनी की सेना बिल्कुल भी टिक ना पाए। तो ये इन्होंने स्टेप उठाया था अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन इस स्टेप की वजह से क्या हुआ? हमारा अगला पॉइंट तैयार हुआ। 30 लाख लोग बेघर हो गए। सोचो कितनी बड़ी बात है, 30 लाख लोग जो थे बिना किसी गलती के बिल्कुल निर्दोष थे, लेकिन वो भी, उन्हें भी अपने घरों से, अपनी फसलों से हाथ धोना पड़ा। अगला रीजन क्या था? दूसरे देशों की आपूर्ति बंद। अब आप खुद ही सोचो, युद्ध का माहौल है एक देश में, मजदूर वर्ग है ही नहीं, सो उद्योगों में उत्पादन नहीं हो रहा। अब आम लोग जिन चीजों की जरूरत हमें होती है रियल लाइफ में, उन सभी चीजों को वो कैसे लेंगे? जब अपने देश में नहीं बन रहा है तो वो दूसरे देश से मांगेंगे। जैसे एक पड़ोसी जो है दूसरे पड़ोसी की हेल्प लेता है, वैसे एक देश भी दूसरे देशों की हेल्प लेता है। लेकिन ये जो रास्ता था, ये भी रास्ता रूस के लिए बंद कर दिया था। किसने बंद किया था भाई? जर्मनी भाई साहब ने। कैसे बंद किया था? मैंने आपको ये बताया लास्ट वीडियो में कि वो जो बाल्कन वाला समुद्र का रीजन था, जहाँ से पूरा सामान जो है समुद्र के रास्ते से होता हुआ, मान लो ये रूस है, तो यहाँ से जो है बाल्कन समुद्र का रास्ता यहाँ तक पहुंचता था, ठीक है, और यहीं से सारा सामान जो है रूस में ले आया जाता था। लेकिन इस पूरे समुद्र के रास्ते पे किसने कब्जा कर लिया था? जर्मनी ने, ठीक है, जिसकी वजह से ये भी रास्ता, ये भी ऑप्शन जो है रूस के लिए बंद हो चुका था। मीन सब आप देख सकते हो एक साथ कितनी सारी प्रॉब्लम्स रूस की जनता को देखनी पड़ी, रूस की जनता को झेलनी पड़ी, ठीक है। लोग घर से बेघर हो गए, खाने के लिए उनके पास अनाज नहीं है, जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। इसके साथ साथ शहर का जो भी बचा कुचा अनाज था वो सेना को भेजा गया। ये सबसे ज्यादा बड़ी दुख देने वाली बात थी कि राजा जो है आम लोगों के लिए कुछ सोच ही नहीं रहे हैं और अभी भी वो सिर्फ अपनी सेना, अपने युद्ध के बारे में ही सोच रहे थे। तो इन सभी कारणों से आम जनता इतनी ज्यादा नाराज हो गई वहां के राजा से कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब हमें इस राजा के खिलाफ कुछ न कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। फिर देखते हैं तत्कालिक कारण। अभी तत्कालिक कारण का मतलब क्या होता है? इतने सारे तो हमने पढ़ लिए। तत्कालिक कारण का मतलब होता है किसी भी घटना को शुरू करने वाला सबसे मेन रीजन, ठीक है। तत्कालिक कारण का आप कह सकते हो इमीडिएट कॉज भी कहते हैं और इसको आप मेन रीजन भी कह सकते हो कि वो मेन रीजन क्या था जिसके बाद ये क्रांति शुरू हो गई थी, ठीक है। तो अगर हम उस मेन रीजन की बात करें तो वो था पेट्रोग्राद की एक फैक्ट्री की तालाबंदी। पेट्रोग्राद पता है आपको, जिसे पेट्रोग्रेड भी कहते हैं। ये वही शहर था जिसका पहला नाम सेंट पीटर्सबर्ग था, ठीक है। अब इस शहर की एक फैक्ट्री को सरकार ने, राजा ने बंद करवा दिया था, तालाबंदी करवा दी थी, मीन्स हमेशा के लिए बंद, ठीक है। सो इस घटना के बाद वहां के जो लोग थे, जो पहले से ही बौखलाए हुए थे, उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब हमें कुछ न कुछ इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। और उन्होंने फिर 22 फरवरी को ये घोषणा हुई थी, ये न्यूज सब तक पहुंची और 23 फरवरी से उन्होंने अपना एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया था। तो इसी को बोलते हैं फरवरी क्रांति के कारण। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं इस क्रांति के दौरान हुई थी।
तो अब हम बात करते हैं सीधा फरवरी क्रांति की घटनाओं की। तो जो सबसे पहली मेन घटना थी वो किस दिन शुरू हुई? सारी घटनाएं 23 फरवरी से शुरू हुई थी और लगभग पूरे फरवरी के जो ये लास्ट के दिन होते हैं 28-29 तारीख तक, ये सारे पूरा एक हफ्ता जो ये सारी घटनाएं चली थी, उसके आगे भी जारी रही थी। तो 23 फरवरी को क्या हुआ था? 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने हड़ताल की। मीन्स जब आम लोगों को, मजदूरों को ये खबर मिली कि भाई राजा ने जो है बिना किसी रीजन के एक फैक्ट्री को कम्प्लीटली बंद कर दिया है। मीन्स पहले जहां उस फैक्ट्री से 100 लोग कम से कम अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, वो भी अब 100 लोग जो हैं बेरोजगार हो गए। बिल्कुल हो गए। तो इसीलिए उन सारे मजदूरों ने डिसाइड किया कि अब हम जो है राजा के खिलाफ हड़ताल करेंगे। और उन लोगों ने क्या करा? अपने एक मीटिंग बुलाई और हड़ताल करना शुरू कर दिया। लेकिन इसमें क्या खास है? हड़तालें तो पहले भी कर रहे थे। इस बार की हड़तालों की जो शुरुआत है वो महिलाओं ने की थी। मीन्स महिलाओं ने पूरी हड़तालों को, पूरी मीटिंग को गाइड किया। ठीक है, और ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा था। इसलिए इस दिन को 23 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पे भी मनाते हैं। ठीक है, सो इसलिए ये इवेंट काफी इम्पोर्टेंट रहा था, क्योंकि इससे पता चलता है कि जो महिला मजदूर थी वो भी बहुत ज्यादा परेशान थी अपनी सिचुएशन से। वो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं पार्ट 1 में कि उनको क्या क्या परेशानियां थी। उनकी सैलरी पुरुषों से कम थी, वर्किंग कंडीशंस बिल्कुल ठीक नहीं थी, और भी कई सारे रीजंस थे। ठीक है, तो महिलाओं ने मिलकर सभी मजदूरों का साथ दिया। अब बात करते हैं, उसी शाम को राजा को पक्का ये श्योर हो गया था कि अब पक्का ये लोग कुछ न कुछ प्लानिंग करने वाले हैं, कुछ बड़ा होने वाला है। तो राजा ने जो है कर्फ्यू लगा दिया था। अब आप तो जानते ही हो कर्फ्यू का मतलब क्या होता है। आजकल वैसे भी लॉकडाउन हम लोग काफी एक नॉर्मल टर्म बन गई रियल लाइफ में। सो कर्फ्यू का मतलब वही था कि अगर कर्फ्यू के दौरान कोई भी इंसान उन्हें घर के बाहर दिखेगा घूमता हुआ या फिर हड़तालें करता हुआ दिखेगा, तो उसे राजा के सैनिक जो है गोली से मार देंगे। इस तरह का उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया था। अब इस कर्फ्यू के डर से सारे के सारे मजदूर जो थे वो भागे नहीं, लेकिन अपने अपने घरों में जाके छिप गए। और फिर उन्होंने जो है 24-25 तारीख को, क्योंकि अब आप जानते हो बौखलाई हुई जनता कहाँ हार मानने वाली है, तो उन्होंने क्या करा, 24-25 फरवरी के बीच में दोबारा से अपने अपने समूह को इकट्ठा किया। ठीक है, एंड फिर क्या हुआ? 26 फरवरी को क्या देखते हैं हम? ड्यूमा को राजा ने बर्खास्त कर दिया। अब राजा को उनके गुप्तचरों से, मैसेंजर से ये मैसेज मिल रहा था कि भाई ये जो मजदूर हैं ये अपने अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन छिप छिप के कर रहे हैं। तो राजा ने सोचा कि अगर मैं ड्यूमा को कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि जो ड्यूमा की मीटिंग थी वो हमेशा एक काफी बड़ी सी बिल्डिंग में बुलाते थे, तो अगर ड्यूमा को ही मैंने खत्म कर दिया, बर्खास्त कर दिया, तो ना ही ये मजदूर रहेंगे और ना ही इनकी मीटिंग हो पाएगी, ना ही मेरे खिलाफ कुछ कर पाएंगे। तो राजा ने अपना दिमाग चलाया और ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। अगले दिन क्या हुआ फिर? अगले दिन वही था कि मजदूरों का गुस्सा कम होने से रहा और गुस्सा बढ़ता गया, और उन लोगों ने क्या करा, एक जनसेना बना ली। जनसेना मीन्स अपनी ही एक ग्रुपिंग बना ली, और फिर उन्होंने क्या करा, सरकारी इमारतों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। दैट्स द बिगेस्ट पॉइंट, क्योंकि जब तक वो शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल करे जा रहे हैं तो राजा भी उनकी बातों को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो अब इन्होंने एक्शन लेना स्टार्ट किया, जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिसेज थी वहां पे आक्रमण करना स्टार्ट किया। एंड जैसे ही राजा को खबर मिली कि भाई इस तरह से हमारी दफ्तरों वगैरह पे आक्रमण कर रहे हैं, तो राजा अपने सैनिकों को क्या बोलेंगे कि भाई जाओ इन लोगों को रोको। ठीक है, सैनिक चले भी गए, लेकिन यहाँ पर हमें काफी यूनिक चीज देखने को मिलती है। और वो यूनिक बात क्या थी कि जो सिपाही रेजिमेंट था, मीन सिपाहियों का जो ग्रुप था, जो जत्था था, उन्होंने लोगों पे गोलीबारी की ही नहीं, बल्कि उन्होंने जो है मजदूरों को खुद भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। क्या करा, मजदूरों को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। तो आप देख सकते हो पहले के जो संगठन होते थे, पहले की जो ग्रुपिंग होती थी, उसमें और इस टाइम की ग्रुपिंग में बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। कैसे फर्क आ गया है कि पहले जो था सिर्फ मजदूर ही अपने लिए लड़ते थे, अपने संगठन बनाते, धरना प्रदर्शन करते और सारे काम करते थे। लेकिन अब जो उनका संगठन बना था उसमें मजदूर थे, मजदूरों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल हो गई थी, बहुत सारे सैनिक रेजिमेंट भी अब उनके साथ में आ गए थे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी।
और जितने भी उद्योगपति थे, कई सारे उद्योगपति भी उनके सपोर्ट में चले गए थे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अभी मजदूरों का संगठन काफी बड़ा, काफी स्ट्रांग बन चुका था। इसलिए इन लोगों ने अपने इस संगठन को एक यूनिक नेम दिया, और वो यूनिक नेम क्या था? इन्होंने स्वयं को सोवियत कहना शुरू किया। सोवियत वर्ड यहाँ से हमें देखने को मिलता है, क्योंकि आगे चल के आप पढ़ोगे सोवियत संघ, तो वो जो सोवियत वर्ड था वो यहीं से आया था। वैसे इस वर्ड का मीनिंग होता है कोई भी संगठन। तो जब इस तरह का संगठन बन के तैयार हुआ वहां पे, तो उसे क्या कहा गया? सोवियत। अब हम देखते हैं कि भाई ये सारी घटनाएं हमारी फरवरी के महीने तक चली, लेकिन इन घटनाओं का परिणाम काफी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं परिणाम क्या हुआ था। तो अब हम पढ़ने वाले हैं परिणामों के बारे में। तो जो पहला इसका काफी इम्पोर्टेंट रिजल्ट आया था, परिणाम हुआ था कि जो राजा थे, राजा अब अकेले पड़ गए थे, क्योंकि राजा की सबसे बड़ी ताकत कौन होती है? उनकी सेना। लेकिन कई रेजिमेंट जो थे, कई सैनिक संगठन जो थे, अब वो भी मजदूरों की तरफ चले गए थे। तो राजा जो है काफी हेल्पलेस फील करने लगे थे, और उन्हें जो है अपनी हार माननी पड़ी थी, मजदूरों के सामने झुकना पड़ा। और सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट किस दिन आया? 2 मार्च को। 2 मार्च को गद्दी छोड़नी पड़ी। मीन्स राजा जो है, राजा को अपनी जो राजगद्दी थी उसको छोड़ना पड़ा, राजा के पद से हटना पड़ा। और ये मजदूरों के लिए बहुत बड़ी जीत साबित हुई थी। इसे हम कह सकते हैं कि ये उनके लिए बहुत बड़ी जीत साबित हुई थी। अब बात करते हैं, तो जब राजा जो है राजगद्दी पे रहा ही नहीं, तो सिंपल सा क्या मीनिंग होता है कि भाई राजतंत्र खत्म हो गया वहां पे। और ये भी बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। वो राजतंत्र जो इतने सालों से चला आ रहा था, उसको मजदूरों ने अपने संगठन से, अपने धैर्य से खत्म कर दिया था। अब बात करते हैं कि रूस में जो है राजतंत्र की खात्मा हो गया, राजतंत्र खत्म हो गया, लेकिन देश को चलाने के लिए हमें हमेशा किसी न किसी सरकार की जरूरत पड़ती है, ये तो आपको पता ही है। सो इसलिए वहां पर एक टेम्परेरी सरकार बनाई गई कि चलो कोई नहीं, जब तक जो है हम चुनाव वगैरह नहीं करवा लेते हैं, तब तक एक टेम्परेरी सरकार बना देते हैं और वो हमारा शासन चलाती रहेगी। तो उस सरकार को बोला गया अंतरिम सरकार। अंतरिम वर्ड का मतलब ही होता है टेम्परेरी, ठीक है। सो इस तरह की सरकार वहां पे बनी। कब बनी थी? ये मार्च में ही बन गई थी, और कब तक चली थी? अक्टूबर 1917 तक ये सरकार चली थी, ठीक है। सो अब ये जो सरकार थी किन लोगों से मिलकर बनी थी? तो ये जो सरकार थी, बड़े बड़े सैन्य अधिकारी थे इसमें शामिल, ठीक है। बड़े बड़े भूस्वामी, भूस्वामी मतलब होता है जमींदार, क्योंकि यही काफी रईस हुआ करते थे उस टाइम पे, और बिजनेसमैन थे। तो ये सभी लोग जो पहले से ही काफी रईस थे, इन लोगों ने ही अपनी जगह अंतरिम सरकार में बनाई, ठीक है। अब हम देखते हैं इस तरह की सरकार बनी तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक विश्वास था कि चलो ये राजतंत्र से अलग होगी। मजदूरों का ये विश्वास था कि हमारी जो 3 मांगे हैं, जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस की थी, कि भाई इनकम बढ़ाई जाए, काम के घंटे कम किए जाएं और फैसिलिटीज दी जाएं। तो ये जो 3 मांगे थी मजदूरों की, इन्हें लग रहा था कि अब जो है हमें हमारी मांगे पूरी होती हुई दिख रही हैं। लेकिन हर एक कहानी में कोई ना कोई ट्विस्ट होता है, तो यहाँ पे भी इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है कि ये जो अंतरिम सरकार बनी थी, लोग जितना इस पे विश्वास कर रहे थे, ये उतनी सफल नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि मजदूरों की मांग कभी पूरी नहीं की। इस सरकार में हम क्या देखते हैं, सारे के सारे जो थे अमीर और रईस वर्ग था। और मैं आपको चैप्टर 1 में ही बता चुकी हूँ कि जब भी हमारे शासन व्यवस्था में रईस लोग बैठते हैं तो वो हमेशा अपने ही बारे में सोचते हैं। अब जैसे कोई बिजनेसमैन है तो वो क्या कभी भी किसी मजदूर की लाइफ चेंज करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। वो चाहेंगे मजदूर जितने गरीब है हमेशा वैसे ही बने रहें, ठीक है। सो इसीलिए इन लोगों ने कोई भी खास नियम कानून पॉलिसीज नहीं बनाई और मजदूरों की मांगों को पूरा नहीं किया। ये इनकी पहली कमी थी। सेकंड कमी क्या थी? उद्योगों में काफी बदलाव किए थे। मीन्स एक तरफ तो मजदूरों को जो जरूरत है उसे तो आप नहीं पूरी कर रहे हो, दूसरी तरफ उद्योगों में चेंजेस करे जा रहे हो। और वो क्या चेंजेस किए थे कि उद्योगों में कई तरह की कमेटियां बनाई थी इन्होंने, ताकि इनके जो उद्योग हैं काफी अच्छे से वो चल सके, आगे बढ़ सके, ठीक है। फिर हम देखते हैं थर्ड कमी क्या थी? मजदूरों के आंदोलन को दबाया। गुड, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसमें आप स्टार मार्क भी कर सकते हो। देखो, मजदूरों को अब तक ये बात समझ में आ चुकी थी कि जब हम
आंदोलन करके, क्रांति करके इतने बड़े तानाशाही राजा को हटा सकते हैं, तो हम किसी भी सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि वो हमारी मांगों को पूरा करे। तो जब अंतरिम सरकार भी उनकी बात नहीं मान रही थी, तब भी मजदूरों ने सेम कदम उठाया था। उन्होंने फिर से वही अपने आंदोलन वगैरह करने शुरू कर दिए थे। लेकिन अंतरिम सरकार को ये सारे आंदोलन जो हैं अपने लिए एक तरह से बुराई लग रहे थे कि भाई ये मजदूर हमारी बुराई कर रहे हैं, हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे अपनी सेना के बल पे जितने मजदूर थे उनको दबाना शुरू करा, ठीक है, उनके आंदोलन को कुचलना शुरू करा। तो ये सारी कमियां जो है धीरे धीरे किसको दिखी, मजदूरों को, समाज के आम लोगों को दिखने लगी थी, ठीक है। सो इसीलिए आगे चल के जो है उन्होंने इन्हीं सारी कमियों के चलते अंतरिम सरकार का भी विरोध किया। वो देखेंगे हम कैसे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अक्टूबर की क्रांति, उसे समझने से पहले हमें इस टॉपिक को काफी अच्छे से जान लेना होगा, जिसे बोलते हैं बोल्शेविक का उदय। अब भाई ये बोल्शेविक वर्ड क्या है? तो अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा बोल्शेविक क्या है। ये टर्म मैंने उस वीडियो में भी बताया है। इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ, काफी इजी टर्म है। आपको याद होगा पार्ट 1 में हमने देखा था कि 1898 में मजदूरों ने अपने संगठन बनाने शुरू किए थे, और ऐसा ही एक संगठन बनाया था जिसका नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। क्या नाम था गाइस? रिपीट करेंगे मेरे साथ, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ये जो उन्होंने संगठन बनाया था, ये मजदूरों ने बनाया था अपने हक के लिए आवाज उठाने के लिए, ठीक है। लेकिन आगे चल के मैंने आपको ये भी बताया था पार्ट 1 में कि इन मजदूरों के बीच में एकजुटता नहीं थी, आपस में बॉन्डिंग अच्छी नहीं थी, जिसके चलते इस संगठन का बंटवारा हो गया था। मीन्स ये 2 हिस्से में बट गया था। कब बटा था भाई? 1903 में बटा था, ठीक है। और जो इसके 2 हिस्से बने, 2 इसकी ब्रांचेस बनी, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो इसका एक हिस्सा बना उसे बोला गया बोल्शेविक। मीन्स जो अलग ग्रुप हुआ इससे, उस ग्रुप को बोला गया बोल्शेविक, और जो दूसरा ग्रुप बना उसे बोला गया मेंशेविक, ठीक है। अभी बोल्शेविक वर्ड सुनने में भी काफी अजीब लग रहा है। ये एक रशियन वर्ड है और इस वर्ड का मतलब होता है बहुसंख्यक। बहुसंख्यक का मतलब ज्यादा संख्या में होना। तो आप कह सकते हो कि इस कैटेगरी में जो लोग आए वो संख्या में ज्यादा थे, ठीक है। तो बोल्शेविक का पहले मतलब देख लेते हैं। वो लोग जो संगठन में अनुशासन चाहते थे। मीन्स ये एक मजदूर संगठन था, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके विचार अलग थे। उनका क्या मानना था कि भाई किसी भी संगठन में जो है बहुत ज्यादा जरूरी कि क्या हो, अनुशासन हो, डिसिप्लिन हो। मीन्स सभी लोग, सभी मेंबर्स जो हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर आपको ड्राइंग से समझाऊं, ये कुछ संगठन के लोग हैं, ये सारे के सारे जो हैं किसको माने? एक मुखिया की बात माने, वो जो भी कहता है उसको फॉलो करें चुपचाप, ठीक है। तो कुछ लोग जो थे वो इस तरह के विचार रखते थे, उन्हीं लोगों को क्या कहा गया? बोल्शेविक, ठीक है। और इन लोगों को सपोर्ट करने वाले नेता भी थे जिनका नाम था व्लादिमीर लेनिन। क्या नाम था? व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। तो ये जो व्लादिमीर लेनिन थे, इन्होंने काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया मजदूरों के साथ मिलकर। सो उसको हम आगे स्टडी करेंगे। अभी देखते हैं कि इस संगठन से जो हमारा दूसरा पार्ट तैयार हुआ था उसे कहा गया मेंशेविक। मेंशेविक वर्ड का मतलब होता है अल्पसंख्यक। मीन्स इस ग्रुप में वो लोग थे जो संख्या में काफी कम थे, और उनके विचार क्या थे? वो लोग जो संगठन के हर एक व्यक्ति को बोलने का अधिकार देते थे। मीन्स इन लोगों का मानना था कि अगर एक संगठन में 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, 100 लोग हैं, कितने भी लोग हैं, तो उन सबको अपने अपने विचार रखने का अधिकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? उन सबको अपने अपने विचार रखने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। और किसी भी एक इंसान की नहीं चलनी चाहिए। तो आप खुद देख सकते हो इन लोगों के और इन लोगों के विचार बिल्कुल ही अपोजिट है एक दूसरे से, तो इसीलिए इनमें बन नहीं पाई और 1903 में ये दोनों ग्रुप्स अलग हो गए थे, ठीक है। और ये आगे चल के मेंशेविक कहलाए थे। इनके भी नेता थे जिन्होंने इन मजदूरों को सपोर्ट किया था, और उनका नाम क्या था? जूलियस मार्टोक। क्या नाम था? जूलियस मार्टोक। तो चलिए अब हम बात करते हैं, ये टॉपिक हमारे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आगे चल के मेंशेविक इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़े थे। हमें पढ़ना है बोल्शेविक के बारे में और व्लादिमीर लेनिन के बारे में, क्योंकि इनका काफी इम्पोर्टेंट भूमिका रही है इनकी, ठीक है।
सो अगर हम बात करें व्लादिमीर लेनिन की, सो जो व्लादिमीर लेनिन थे, अभी हम कहाँ पे चल रहे हैं, अभी हमने पढ़ लिया कि भाई मार्च तक पहुंच चुके हैं हम, फरवरी की क्रांति हो चुकी है, राजा गद्दी से जा चुके हैं और अंतरिम मीन्स टेम्पररी गवर्नमेंट बन चुकी है। लेकिन ये टेम्पररी गवर्नमेंट भी लोगों के लिए कुछ अच्छे काम नहीं कर रही है। तो ऐसे में जो था व्लादिमीर लेनिन सामने आते हैं। ये कुछ टाइम के लिए रूस से बाहर थे, लेकिन अप्रैल 1917 में इनका उदय हुआ। उदय मतलब ये अचानक से काफी फेमस होने लगे। ठीक है, रूस में वापस लौट के आए और इन्होंने देखा कि भाई वहां पे मजदूरों की हालात में कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं, जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं। तो इन्होंने धीरे धीरे क्या करना शुरू करा, मजदूरों को हेल्प करना शुरू करा, उन्हें गाइडेंस देनी शुरू की। ठीक है, और इन्होंने एक पॉलिसी लेकर आई थी अपने साथ, जिसे बोलते हैं अप्रैल थीसिस। क्या बोलते हैं गाइस इसे, अप्रैल थीसिस। तो ये पॉलिसी क्या थी, इसे भी ध्यान से समझना होगा आपको। अप्रैल थीसिस का मतलब था कि 3 मांगे इन्होंने रखी थी सरकार के सामने, और वो 3 मांगे क्या थी। पहली थी युद्ध की समाप्ति, कि भाई इन्होंने ये कहा सरकार से कि अब तक हमने युद्ध में जो भी कुछ हारा है वो तो अलग है, लेकिन अब प्लीज इस युद्ध को यहीं पे खत्म किया जाए, नहीं तो हमारे देश का और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। ये इनकी पहली मांग थी। दूसरी इनकी मांग क्या थी कि जितने भी बैंक हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि एक देश में जितने भी बैंक हैं उन सारे बैंकों को सरकार खरीद ले, या फिर तो सरकार जो है अपने पास रख ले, तो उसे बोलते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो ये 2 मांगे उनकी थी। एक तीसरी मांग भी थी, वो देखते हैं कौन सी थी। सो उनकी जो तीसरी मांग थी ये भी काफी यूनिक थी, किसानों को जमीनें दी जाएं। मीन्स व्लादिमीर लेनिन का कहना था कि जितने भी किसान हैं उनकी स्थिति, उनके हालात तभी सुधरेंगे जब उनके पास अपनी खुद की जमीनें होंगी। ठीक है, सो ये 3 उनकी मांगे थी, जिसे हम किस नाम से बुलाते हैं, अप्रैल थीसिस, क्योंकि अप्रैल में ही उन्होंने तीनों पॉलिसीज रखी थी सामने। अब बात करते हैं कि वो जब आए रूस में वापस लौटकर, तो उन्होंने अप्रैल से लेकर मई, जून, जुलाई, इन 3-4 महीनों में कौन कौन से काम किए थे। तो सबसे पहला काम क्या था, अप्रैल थीसिस वाला विचार रखा। फिर उन्होंने बोल्शेविक पार्टी का जो नाम था उसे बदला। ठीक है, और बदल के काफी नया, काफी यूनिक सा नेम दिया था, कम्युनिस्ट पार्टी। क्या कहा, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, इसके साथ ही साथ मजदूरों के आंदोलन को बढ़ावा दिया। मीन्स मजदूरों को अलग अलग तरीके बताए कि भाई आप ऐसे नहीं ऐसे करो तो काफी ज्यादा प्रभावशाली होगा आपका आंदोलन। काफी सारी चीजें उन्हें समझाई। इसके साथ साथ बड़े बड़े स्तर पे प्रदर्शन भी करने शुरू किए, ताकि जो है सरकार हम लोगों की बात माने, हम लोगों की बात सुने। ठीक है, अब ये सारे उन्होंने जो है आए लोगों को काफी सपोर्ट किया था। इसी के बाद से हम देखते हैं अक्टूबर क्रांति। तो ये जो अक्टूबर क्रांति थी, तो इसके बारे में समझेंगे कि ये जो क्रांति थी ये क्यों शुरू हुई थी। इसके भी हमने हर बार की तरह 3 ही पॉइंट समझने हैं कि भाई कारण क्या क्या थे, घटनाएं क्या क्या हुई और परिणाम क्या क्या हुए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम अपने कारणों से। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण क्या था, अब यहाँ पे ना इस पॉइंट और इस पॉइंट को दोनों को कनेक्ट करते हुए चलना, बिकॉज गाइज आई पर्सनली बिलीव हिस्ट्री इज ऑल अबाउट कनेक्शंस। ठीक है, सो पहला कारण क्या था, सरकार द्वारा मजदूरों की मांगों को पूरा न करना। मीन्स आप खुद सोचो, अप्रैल से लेकर अक्टूबर मीन्स कितने 3-4 महीने तो हो ही गए ऐसे। तो इन सभी महीनों में मजदूर एक भी दिन के लिए नहीं बैठे, लगातार सरकार से गुहार लगाते रहे, आए दिन आंदोलन प्रदर्शन वगैरह करते रहे कि सरकार कभी तो हमारी बात सुनेगी। लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, वही अगेन जैसा हमने अभी फरवरी क्रांति में देखा था कि मजदूर जो थे अब हार चुके थे आंदोलन कर करके, अब उन्हें कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना था, तो इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी क्रांति को अंजाम दिया। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या था, अप्रैल थीसिस को भी ठुकराया। ठीक है, पहली बात तो क्या नाम है, मजदूरों की बातें नहीं मानी। दूसरी बात, जो अप्रैल थीसिस लाई गई थी उसके एक भी आइडियोलॉजी को, एक भी मांगों को पूरा नहीं किया गया था। ठीक है, सो इस बात से व्लादिमीर लेनिन और उनकी पूरी जो है बोल्शेविक पार्टी भी जो है किसके खिलाफ हो गए थे, सरकार के खिलाफ हो गए थे। मजदूर तो थे ही थे पहले से। थर्ड पॉइंट देखते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट कारण था जिसके बाद
ये क्रांति तुरंत शुरू हो गई थी, वही हमारा मेन कारण था ये। जुलाई 1917 में प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। यस, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इस पॉइंट में क्या था, मैंने आपको भी बताया है ना, व्लादिमीर लेनिन जो थे लोगों के साथ मिलकर बड़े बड़े प्रदर्शन किया करते थे, जहाँ पे वो अपनी मांगे रखते थे, नारेबाजी करते थे और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी। ऐसी ही एक्टिविटी के दिन सरकार ने जो है अपनी सेना से कहा कि अभी जाओ और इन प्रदर्शनकारियों को रोको, और सेना ने इन प्रदर्शनकारियों पे क्या बरसाई, गोलियां। ठीक है, जिसमें काफी सारे लोग जो हैं मारे गए थे, प्रदर्शनकारी मारे गए थे, और यही वो मेन कारण था जिसके तुरंत बाद ये भी क्रांति शुरू हो गई थी। ठीक है, अब ये जो क्रांति है ये कहाँ पर हुई थी, तो वही है, ये जो क्रांति है ये शुरू हुई थी पेट्रोग्राद में। कहाँ शुरू हुई थी, पेट्रोग्राद में। ठीक है, तो अभी इस क्रांति को हम वन बाय वन करके समझेंगे कि इस क्रांति में कौन कौन सी घटनाएं जो थी इम्पोर्टेंट रही थी और कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। तो सबसे पहली घटना क्या थी, लेनिन ने सितंबर में ही सोवियतों बोल्शेविकों को इकट्ठा किया। मीन्स जो है लेनिन समझ चुके थे कि ये जो सरकार है ये हमारी बातों को नहीं मान रही है, तो कहीं ये आगे चल के जो है तानाशाह ना बन जाए। तानाशाह कह सकते हो आप, निरंकुश कह सकते हो। ठीक है, निरंकुश वर्ड तो मैंने पढ़ाया ही था। निरंकुश का मतलब क्या होता है, अपनी मनमानी करना, क्योंकि कहीं ना कहीं व्लादिमीर लेनिन को लग चुका था कि ये जो सरकार है ये आम जनता के साथ वैसे बिहेव कर रही है जैसे राजा किया करता था। तो उन्होंने एडवांस में ही सितंबर में ही क्या करा, जितने भी सोवियत थे, मीन्स वही मजदूर, महिलाएं, उद्योगपति, सैनिक, उन सबका ग्रुप प्लस जो उनके बोल्शेविक थे, इन सभी लोगों को मिलाना शुरू करा, इन सभी के साथ प्लानिंग वगैरह करनी शुरू करी। और कौन कौन से स्टेप लिए थे देखते हैं आगे। सो अगला जो इवेंट है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, 16 अक्टूबर, एंड उसके बाद वाला पॉइंट भी उतना भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 16 अक्टूबर को क्या हुआ था, सत्ता पर कब्जा करने की योजना। देखो, अब जब हम कोई भी क्रांति, कोई भी वर्क, कोई भी काम करते हैं तो हमें सबसे पहले जरूरी होता है एक प्लानिंग करना, एक योजना बनाना। सो एग्जैक्टली जो है मजदूरों के संगठन ने की प्लानिंग। व्लादिमीर लेनिन ने उन सभी लोगों को इकट्ठा किया और समझाया कि भाई देखो, अगर आप आंदोलन करते रहोगे तो आप जिंदगी भर आंदोलन करते रह जाओगे, कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। ठीक है, और फिर उन्होंने समझाया कि यही सही मौका है, अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी बदले, आपके लाइफ में अच्छी चीजें हों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम सबको मिलकर जो है सत्ता पर कब्जा करना पड़ेगा, मीन्स सरकार पे कब्जा करना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने पहले लोगों को मनाया, रिक्वेस्ट की, और फिर उन्होंने इसकी पूरी प्लानिंग बनाई। लेकिन अब आप जानते हो ना, सरकार तो ऐसे तो खुली घूमती नहीं है, उनके आसपास कितने सारे सैनिक होते हैं, तो इनको भी सैनिकों की जरूरत पड़ी। और इन लोगों ने क्या करा, इन बोल्शेविकों ने सैनिकों की भी समितियां बना ली थी, मीन्स बहुत सारे सैनिक वगैरह भी अपने सपोर्ट में ले लिए थे, और इस तरह से फुल प्रूफ प्लानिंग अपनी तैयार की। ठीक है, अब इस प्लानिंग को कब एग्जीक्यूट किया गया था, 24 अक्टूबर को, विद्रोह की शुरुआत। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आता है कि अक्टूबर क्रांति में विद्रोह की शुरुआत किस दिन से हुई थी, तो वो एग्जैक्ट डेट थी 24 अक्टूबर। ठीक है, सो इस दिन से हम कह सकते हैं विद्रोह, दंगे, लड़ाई झगड़ों की शुरुआत हुई थी। और फिर हम देखेंगे कि वन बाय वन कैसे कैसे किन किन चीजों पे कब्जा किया गया था। तो सबसे पहला जो है अखबार के दफ्तरों पर कब्जा किया, मीन्स आंदोलनकारियों की एक टीम जो थी वो कहाँ गई, अखबार के दफ्तरों पर, और उस पर कब्जा कर लिया। उसके बाद विंटर पैलेस पे कब्जा किया। ठीक है, और विंटर पैलेस ही वो जगह थी जहाँ पे जितने भी सरकारी ऑफिसर्स थे वो रह रहे थे। कौन रह रहे थे यहाँ पे, सरकारी ऑफिसर, सरकारी अधिकारी जितने भी थे वो सारे यहीं पर रह रहे थे। ठीक है, तो अगर किसी भी तरह से क्रांतिकारियों ने इस पे कब्जा कर लिया तो मतलब सरकार उनके हाथ में है। तो उन्होंने एग्जैक्टली वैसे ही किया, पहले जो है दिमाग लगा के विंटर पैलेस पे कब्जा किया, और फिर यहाँ पे बमबारी की, मीन्स बॉम्ब्स वगैरह फेंकना जो यहाँ पे शुरू कर दिए। उसके बाद हम देखेंगे टेलीफोन, टेलीग्राफ पर भी कब्जा किया। अब आप मुझे एक बात बताओ कि इन्होंने चलो विंटर पैलेस पे कब्जा किया, उसका एक रीजन है हमारे पास, अखबारों पे, टेलीफोन, इन सभी दफ्तरों पे कब्जा क्यों किया था, इसलिए किया था ताकि इस घटना की खबर जो है उस दिन दूसरे किसी भी शहर तक ना पहुंच सके और
इनकी जो बनी बनाई प्लानिंग है वो बिल्कुल भी ना खराब हो, ठीक है। और जो सरकार है, सरकार को पहले ना भनक पड़ जाए कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए उन्होंने पहले ही इन सभी संसाधनों पे कब्जा कर लिया था। आगे देखते हैं, सरकारी दफ्तरों पर भी कब्जा किया इनके सैनिकों ने जाकर, जो उन्होंने सैनिक वगैरह अपने अपनाए थे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने इस क्रांति में पहली बार इस घातक हथियार का यूज किया था, जिसे बोलते हैं युद्धपोत। युद्धपोत का मतलब क्या होता है? युद्धपोत का मतलब होता है वो जहाज जिनके जरिए युद्ध में जो है अटैक किया जाता है, उन जहाजों को बोलते हैं युद्धपोत, ठीक है। तो हम कह सकते हैं वो बड़े बड़े जहाज होते हैं जिनसे युद्ध वगैरह में अगर किसी पे बॉम्ब डालना है, कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी करनी है तो इनका यूज किया जाता है। और उस टाइम पे कौन से युद्धपोत का यूज किया गया था? ऑरोरा, ठीक है। नाम भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, तो एक ही दिन में आप आइडिया लगाओ, इतने बड़े लेवल की उनकी प्लानिंग थी एंड प्रॉपरली वैसे ही फॉलो किया उस प्लानिंग को, और पूरे शहर पे कब्जा हो गया था। किसका? बोल्शेविकों का, कम्युनिस्टों का, ठीक है। और फिर आगे क्या है? आगे चल के पूरे अक्टूबर महीने में, आगे अक्टूबर नवंबर इन सारे महीनों में अन्य शहरों में भी ऐसा ही हुआ था। और ये जो क्रांति थी दिसंबर तक चली थी, मींस अक्टूबर से शुरू हुई और दिसंबर तक चली, पूरे 2-2.5 महीने ये एक्टिविटीज चलती रही थी। एंड इसका ये परिणाम निकला था कि बोल्शेविकों की सरकार बनी, ठीक है। मींस यहाँ पे क्या था? एक तरफ थी हमारी सरकार, दूसरी तरफ थे मजदूर और बोल्शेविक, लेकिन आगे चल के जीता कौन? मजदूर वाला वर्ग, ठीक है। और जो बोल्शेविक लोग थे जो इतने टाइम से संघर्ष कर रहे थे, उन लोगों की सरकार बन गई, जो कि अपने आप में काफी काबिले तारीफ था। और इनकी जो सरकार थी 1917 में ही बन गई थी और 1924 तक चली थी। आगे बात करते हैं और कौन कौन से इसके अच्छे परिणाम हुए थे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। अब देखो ये तो हमें पता ही है। बोल्शेविकों के नेता कौन थे? जल्दी बताओ। व्लादिमीर लेनिन। तो जब वो हमारे शासक बने तो इन्होंने सबसे पहले आम लोगों के लिए काम करना शुरू करा, और पहला काम क्या था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है। मीन्स जितने भी बैंक थे सभी बैंक सरकार के पास आ गए, मीन्स सारे बैंकों को सरकार ने अपने पास ले लिया, ठीक है, ताकि जो है सारे बैंक आम जनता के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम कर सकें, ठीक है। सो अगर आप चाहें तो इन सभी पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हो, क्योंकि मैं ये मानती हूँ अगर आपने इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लिया है, वीडियो को ध्यान से सुना है, देन इस चैप्टर को आपको टच करने की भी जरूरत नहीं है बुक से, यही आपके लिए मोर देन इनफ हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सो हमारा लास्ट पॉइंट यही था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, सभी बैंक जो थे सरकार के पास चले गए थे, ठीक है। कब हुआ था ये काम? नवंबर 1917 को। इसके बाद देखते हैं और भी कई सारे इन्होंने चेंजेस किए थे। सो और भी कई परिणाम हुए थे इस क्रांति के। जमीनों को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया। जब बोल्शेविक की सरकार बनी, लेनिन की सरकार बनी, तो उन्होंने वो सारे स्टेप्स उठाए जो उनकी नीति में, जो उनकी अप्रैल थीसिस में थे, कि जो जमीनें हैं वो किसको मिलनी चाहिए? किसानों को मिलनी चाहिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण उन्होंने कर ही दिया था। आगे देखते हैं, किसानों का सामंतों की जमीनों पर भी कब्जा दिलवा दिया, क्योंकि लेनिन ये मानते थे कि जब तक किसानों के पास अपनी जमीनें नहीं होंगी तब तक वो अपना विकास नहीं कर पाएंगे, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगला स्टेप उन्होंने क्या उठाया था? शहर के बेघर लोगों को रहने का इंतजाम किया, ठीक है। मीन्स जो शहर के बेघर लोग थे, हमने पढ़ा था ना 30 लाख लोग बेघर हो गए थे और शासकों ने उनके लिए कुछ नहीं किया था, लेकिन इन्होंने भले ही छोटे ही सही, लेकिन इन बेघर लोगों को अपने अपने घर बनाकर दिए थे। अगला स्टेप क्या था? सेना व अधिकारियों की वर्दी बदली, ठीक है। ये स्टेप इसलिए उठाया था लेनिन सरकार ने ताकि ये पता चल सके कि जो रूस है, रूस में व्यवस्था, सिस्टम जो है बदल चुका है। और उन्होंने क्या करा? सेना और अधिकारियों की जो ड्रेस थी उस ड्रेस को ही बदल दिया, और फिर उन्होंने ड्रेस कोड के साथ एक स्पेशल टाइप की टोपी रखी, और उस टोपी को बोलते हैं सोवियत टोपी, जो कि कुछ इस डिजाइन में होती थी और ये उसकी कुछ शेप होती थी, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ तक आते आते हमने देख लिया है क्या नाम है, फरवरी की क्रांति किस तरह से रही, उसको डीपली समझा। बोल्शेविक का उदय कैसे हुआ, कैसे वो आगे बढ़े, अपने आंदोलनों को उन्होंने आगे बढ़ाया और सफल बनाया। फिर हमने अक्टूबर क्रांति देखी और उसके परिणाम भी देख लिए हैं। अब हम देखते हैं
रूस में गृह युद्ध, ये भी काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका, जो कि कब शुरू हुआ था ये गृह युद्ध, 1917 से लेकर 1922 तक चला था। ठीक है, लेकिन इसको समझने से पहले हमें अब तक जो भी हमने घटनाएं इवेंट्स पढ़े हैं उनका एक ओवरऑल माइंड मैप तो होना ही चाहिए, बनता है ना। चलो यहाँ देखो, तो सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर में जो पहला हमने स्ट्रगल देखा था, संघर्ष देखा था, उसमें एक तरफ थे राजा, ठीक है, और दूसरी तरफ थे मजदूर और किसान, जो कि अपने हक के लिए राजा से लड़ रहे थे। ठीक है, उस टाइम पे उनकी इस कन्फ्लिक्ट को कैसे दूर किया गया था, 1905 की क्रांति से और फरवरी 1917 की क्रांति आम लोगों ने लड़ी थी, डेफिनेटली लड़ी थी। और इन दोनों क्रांतियों का परिणाम क्या हुआ था कि राजा को वहां से गद्दी पे से हटना पड़ा था। तो इस तरह से पहला संघर्ष खत्म हो गया था। ठीक है, इसके बाद भी दोबारा से एक संघर्ष देखने को मिला, लेकिन अब ये संघर्ष, अभी जो टसल है, ये किन दो पार्टीज के बीच में थी। एक तरफ थी हमारी अंतरिम सरकार, ठीक है, जो राजा के बाद बनाई गई थी, और दूसरी तरफ थे हमारे सोवियत संगठन, मींस मजदूरों, महिलाओं, इन सब लोगों का संगठन था। ठीक है, देखो मजदूरों को पहले भी उनके अधिकार नहीं मिले थे, अभी भी नहीं मिल पाए थे, तो इसलिए वो अभी भी संघर्ष कर रहे थे। और इस संघर्ष को खत्म करने के लिए उन्होंने कौन सी क्रांति की थी, जल्दी बताओ। अक्टूबर की क्रांति, जिसको हमने अभी अभी रीड किया है। ठीक है, सो जैसे ये क्रांति हुई, इस क्रांति के बाद अंतरिम सरकार भी एक तरह से फिनिश हो गई वहां पर। ठीक है, लेकिन अभी भी जो है समाज के इस वर्ग के लिए संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। ठीक है, आगे चल के एक नए तरह की हमें संघर्ष देखने को मिलता है, किन दो लोगों के बीच में, बोल्शेविक और उनके दुश्मनों के बीच में। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रूस का गृह युद्ध। तो ये टॉपिक अभी हमने अच्छे से डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो गाइस आपको पता होना चाहिए गृह युद्ध होता क्या है। हमने युद्ध पढ़ लिया, विश्व युद्ध पढ़ लिया, गृह युद्ध क्या होता है। सो वह युद्ध जो एक ही देश के दो समुदायों के बीच होता है, मीन्स वो युद्ध जो एक ही कंट्री के दो पार्टीज हैं, उन दोनों पार्टीज के बीच में हो रहा है, उसे बोलते हैं गृह युद्ध। सेम एग्जैक्टली ऐसा जो है रूस में शुरू हुआ था, कब, अक्टूबर क्रांति के बाद। ठीक है, नवंबर 1917 में। और ये दोनों पार्टीज कौन थी, तो एक तरफ थे हमारे बोल्शेविक, जिनकी सरकार बन चुकी थी। ठीक है, लेकिन अभी भी जो है ये इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए थे। ठीक है, दूसरी तरफ थे समाज में वो लोग जो समाजवाद को नहीं फॉलो करते थे, बोल्शेविकों के अपोजिट थे। इन लोगों को कहा जाता है गैर समाजवादी क्रांतिकारी। ठीक है, सो इन दोनों के बीच में क्या हो रही थी, टसल हो रही थी, बैटल टाइप की चल रही थी, जिसे क्या बोलते हैं, रूस का गृह युद्ध बोलते हैं। अब देखो, एक तरफ थे बोल्शेविक जो किसको फॉलो कर रहे थे, समाजवाद को, और दूसरी तरफ जो उनकी दुश्मन पार्टी थी, ये किसे फॉलो करती थी, पूंजीवाद को। समाजवाद का मतलब होता है समाज के बारे में सोचना, ठीक है, समाज का सोचना। ठीक है, लेकिन पूंजीवाद का मतलब होता है सिर्फ अपने बारे में सोचना। ठीक है, पूंजीवाद में हम क्या देखते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचना, जिसमें लोग सिर्फ जो है अपनी ही भलाई के बारे में सोचते हैं कि हम अमीर हों, हमारे पास पैसा हो, समाज की बात नहीं करते। ठीक है, तो ये दोनों ही विचारधारा एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट थी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इन दोनों के बीच में युद्ध शुरू हुआ। बोल्शेविकों का जिस आर्मी ने सपोर्ट किया था, उस आर्मी को एक नाम दिया गया था रेड आर्मी। ये नाम भी काफी इम्पोर्टेंट है। क्या नाम दिया गया था, रेड आर्मी। ठीक है, दूसरी तरफ जो हमारे क्रांतिकारी थे, इन लोगों को जो आर्मी सपोर्ट कर रही थी, इसे क्या नाम दिया गया था, व्हाइट आर्मी प्लस ग्रीन आर्मी। ठीक है, तो ये इनके नाम थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रेड आर्मी और व्हाइट और ग्रीन आर्मी, इन दोनों के बीच में क्या हो रही थी, युद्ध की शुरुआत। ठीक है, एंड ये दोनों ही पार्टीज जो है लगभग 4 साल तक लड़ते रहे। ठीक है, अब फिर देखते हैं कि इस युद्ध का परिणाम क्या निकला था। सो गाइस, परिणामों की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर पहला बहुत बड़ा परिणाम ये निकला था कि बोल्शेविकों की जीत हुई। मीन्स जो हमारे बोल्शेविक थे, ठीक है, उनकी जीत हुई थी, क्योंकि उनका जो है उनके साथ पूरे समाज का समर्थन था। ठीक है, पूरे समाज का क्या था, सपोर्ट था, समर्थन था।
ठीक है, एंड वो लोगों की भलाई के लिए ऑलरेडी काफी कुछ कर चुके थे अच्छा, इसलिए लोगों ने उन्हें काफी सपोर्ट दिया, काफी साथ दिया, एंड युद्ध की एंडिंग में उन्हीं की जीत हुई। फिर उसके बाद क्या था कि इस युद्ध से एक फायदा जरूर हुआ था बोल्शेविकों को कि पूरे रूस पर उनका कब्जा हो गया था। पहले सिर्फ कुछ एक शहरों पर उनका कब्जा था, जैसे कि हम बात करें मॉस्को, ठीक है, ये शहर, पेट्रोग्राद, इन शहरों पे उनका कब्जा था। लेकिन अब जो है धीरे धीरे पूरे रूस पे उनका कब्जा हो चला था, ठीक है। इसीलिए आगे चल के उन्होंने एक तीसरा स्टेप उठाया था, सोवियत संघ की स्थापना की थी, ठीक है। तो हम अपने 5th पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि भाई ये सोवियत संघ क्या था, इसकी स्थापना कब और कैसे की, और फिर इसके तहत कौन कौन से काम किए गए थे, ठीक है। सोवियत संघ के बारे में पहले हम स्टडी करते हैं। तो आप यहाँ से ना एक आइडिया लगा सकते हो कि जितना भी स्ट्रगल था, जितना भी संघर्ष था, वो सारा खत्म हुआ, ठीक है। बोल्शेविकों की जीत हो गई, रूस पे उनका कब्जा हो गया। मीन्स ये जो स्टोरी है ये एक हैप्पी एंडिंग इसकी हो चुकी है। अब यहाँ से जो है रूस का एक नया चैप्टर, एक नई शुरुआत हमें देखने को मिलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोवियत संघ बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सोवियत संघ था, इसकी स्थापना जो है 23 दिसंबर 1922 में ही कर दी गई थी, ठीक है। जैसे ही मतलब ये युद्ध खत्म हुआ, गृह युद्ध, उसके बाद 30 दिसंबर 1922 को इसकी स्थापना हो गई थी, ठीक है। अब ये सोवियत संघ क्या है, विदाउट एनी सस्पेंस इसका मैं बता देती हूँ। रूसी साम्राज्य का नाम बदला, ठीक है। आपको पता है ना, चैप्टर की स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे थे कि जो रूस है, रूस में हम सिर्फ किसी एक देश की बात नहीं कर रहे, ये कई देशों से मिलकर बना हुआ एक साम्राज्य था, जिसपे सिर्फ एक ही इंसान का राज चलता था, दैट वाज निकोलस सेकेंड, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि अभी भी जो है रूस में वही सारे देश शामिल थे जिनको हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, लिथुआनिया, आर्मेनिया, जॉर्जिया, और भी बहुत सारे थे, बेलारूस, ठीक है। तो ये सारे के सारे देश जो हैं अभी भी वैसे ही थे, साथ में ही थे जैसे पहले थे। तो बस इन सब का जो है नाम चेंज कर दिया गया और नाम रख दिया गया सोवियत संघ, ठीक है। क्योंकि पहले जो साम्राज्य वर्ड था वो कहीं ना कहीं राजतंत्र, राजा के शासन को दिखा रहा था ये वर्ड, तो उन्होंने इस वर्ड को ही हटा दिया और नया वर्ड दे दिया सोवियत संघ, ठीक है। सोवियत संघ का मतलब क्या है कि समाजवादी देशों का संघ। संघ वर्ड का मतलब होता है ग्रुप। अभी समझ में आ गया। और अभी जो है सोवियत संघ जो बन के तैयार हुआ था, इसमें कितने देश शामिल थे, 15 देश। वही देश जो पहले भी थे, आप भी उन्हीं देशों को रखा गया था। आगे समझ में। लेकिन अभी जो सोवियत संघ बना था, पहले इसकी राजधानी क्या थी हमारी, पेट्रोग्राद, पता है आपको, ठीक है। लेकिन अब जो है इसकी राजधानी चेंज कर दी थी और इसकी नई राजधानी क्या रख दी थी, मॉस्को, ठीक है। मॉस्को को इसकी नई राजधानी बना दिया गया था। तो ये कुछ चेंजेस किए गए थे। अब बात करते हैं, देखो अब आपको यहाँ से एक छोटी सी बात समझनी है। सोवियत संघ का मतलब क्या है, 15 देशों का ग्रुप, ठीक है, 15 देशों का ग्रुप, ये भी कह सकते हो आप, ठीक है। और वो सारे के सारे 15 देश कौन से विचार को फॉलो कर रहे थे, समाजवाद, ठीक है। इसको बिल्कुल ध्यान से समझना, काफी इजी टॉपिक है। समाजवाद को फॉलो करने लगे थे, ठीक है। अब उन 15 देशों में कब कहाँ कौन सी पॉलिसी ली जाएगी, ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स उठाए जाने चाहिए ताकि लोगों का कल्याण हो, क्योंकि समाजवाद का मतलब ही यही है, समाज का कल्याण, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हमें किसकी जरूरत है, एक मुखिया की जरूरत है, ठीक है। तो उसी मुखिया को बोलते हैं महासचिव, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल। क्या बोलते हैं, जनरल सेक्रेटरी भी या फिर सेक्रेटरी जनरल भी कहते हैं। तो ये जो हमारा सोवियत संघ तैयार हुआ था, 15 देशों का ग्रुप तैयार हुआ था, इसके पहले महासचिव मीन्स पहले मुखिया जो बने थे वो कौन थे, व्लादिमीर लेनिन। कौन थे, व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। क्योंकि ये व्लादिमीर लेनिन उस समय रूस के भी कौन थे, हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, रूस के भी मुखिया थे और सोवियत संघ के भी मुखिया बन गए। 1922 से लेकर 1924 तक 2 साल तक वो सोवियत संघ के क्या थे, महासचिव रहे थे, ठीक है। तो हमें बहुत ज्यादा जरूरी है ये जानना कि जब व्लादिमीर लेनिन महासचिव बने थे तो उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसीज अपनाई थी। फिर उसके बाद हमारा जो सेकंड महासचिव बने थे उनको भी जानना जरूरी है, क्योंकि वो भी काफी इम्पोर्टेंट हैं, और वो थे जोसेफ स्टालिन। क्या नाम था, जोसेफ स्टालिन।
ठीक है, आई थिंक अब शायद साफ दिख रहा होगा आप लोगों को। व्लादिमीर लेनिन के बाद बने थे जोसेफ स्टालिन 1924 से लेकर 1953 तक। सो इस पूरे चैप्टर में अब हमें सिर्फ लास्ट 2 पॉइंट्स को समझना है कि व्लादिमीर लेनिन की नीतियां क्या रही थी, स्टालिन की नीतियां क्या रही थी, और उसके बाद वी विल सम अप द चैप्टर। सबसे पहले रीड करते हैं लेनिन की नीतियां क्या रही थी। जब व्लादिमीर लेनिन महासचिव बने तो उनके पास ये जिम्मेदारी थी कि भाई रूस के साथ साथ जितने वो 15 देश हैं वो सारे के सारे क्या हो रखे थे, पिछड़े हुए थे। पिछड़े मतलब काफी गरीब देश थे। तो ऐसा कौन कौन से स्टेप्स उठाए जाएं ताकि ये सभी देश जो हैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, ग्रो करने लगे। ठीक है, सो ऐसे में उन्होंने काफी सारे इम्पोर्टेंट कदम उठाए थे। पहला था केंद्रीकृत नियोजन। ठीक है, केंद्रीकृत नियोजन करना शुरू करा। इस टर्म का मतलब क्या है, सभी फैसले एक ही स्तर पर लिए जाएं। मीन्स पहले तो उन्होंने ये सिस्टम बनाया कि हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें सारे फैसले मीन्स इन सभी 15 देशों के फैसले एक ही प्लेस पे लिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फैमिली में रहते हो, एक परिवार में रहते हो, स्कूल में रहते हो, तो इन सभी जगह कोई ना कोई एक इंसान मुखिया होता है, हेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में होते हैं हमारे प्रिंसिपल। घर की बात करें तो हमारे दादा दादी, इवन पापा भी कई बार हो जाते हैं मुखिया। तो वैसे ही उन्होंने सोचा कि इन सभी 15 देशों के फैसले जो हैं एक ही जगह पे लिए जाएंगे, केंद्र स्तर पे लिए जाएंगे, और वहीं पर पूरी प्लानिंग होगी और सारे स्टेप्स समझाए जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या है जो उन्होंने उठाया था, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत। क्या था, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। अब देखो नाम से ही मीनिंग समझ में आ जाएगा आपको। पंच मतलब क्या होता है, 5, वर्ष मतलब साल। ठीक है, मीन्स 5 सालों की योजना। इस तरह की उन्होंने एक सिस्टम की शुरुआत की थी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि आने वाले 5 सालों में विकास की योजना तैयार करना कि भाई ये जो आने वाले 5 साल हैं इसमें हम कौन कौन से स्टेप्स उठाएंगे, कौन कौन सी पॉलिसीज बनाएंगे और कितना डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाएगा। ये सब कुछ ना पहले से डिसाइड उन्होंने करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इसे बोला गया पंचवर्षीय योजना, और ये पहली पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी 1922 से लेकर 1927 की। ठीक है, ये थी हमारी पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो अब इन्होंने जो पहली योजना बनाई थी, देखो जब भी हम अपने रियल लाइफ में कभी प्लानिंग करते हैं तो हमारा एक मोटिव होता है, हमारा एक लक्ष्य होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हमारा मोटिव क्या होगा कि हम भाई ज्यादा से ज्यादा एंजॉय कर पाए। सेम वैसे ही जब इन्होंने ये प्लानिंग की 5 इयर्स की, तो इनका मोटिव क्या था, इनका मोटिव ये था उद्योगों का विकास करना। क्योंकि आप तो जानते ही हो रूस में खेती बाड़ी तो पहले से भी काफी बड़े लेवल पर हो ही रही थी। तो इन्होंने सोचा कि चलो हम कोई नहीं, हम उद्योगों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जितने भी उद्योग हैं उन्हें डेवलप करेंगे, फिर उसके बाद और भी स्टेप्स उठाएंगे। तो इन्होंने इसी पे फोकस करना शुरू करा, और अगले 5 सालों में तेल के उद्योग, कोयले के उद्योग और इवन स्टील के उद्योग भी काफी ज्यादा डेवलप होने लगे थे। मीन्स 100% जो है डेवलपमेंट इनको दिखने लगा था, जो कि अपने आप में काफी खुशी की बात थी। और इससे जो है रूस धीरे धीरे जो है गरीब से अमीर देश बनता चला गया। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप इन्होंने क्या उठाया था, विस्तारित शिक्षा व्यवस्था। ठीक है, मीन्स इन्होंने शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम को भी अच्छा करने के लिए काफी सारे स्टेप्स उठाए। महिला कामगारों के बच्चों के लिए बालवाड़ियां खोली। ठीक है, मीन्स जो महिला कामगार थी, जो मजदूर थी, जो अपने बच्चों को अच्छा खाना नहीं दे सकती, उनको स्कूल नहीं भेज सकती थी, उनके बच्चों के लिए बालवाड़ियां खोली, जिन्हें हम आम भाषा में, लोकल लैंग्वेज में आंगनवाड़ी भी कहते हैं। आपने सुना होगा, आपके आसपास भी होंगे। ठीक है, तो इस तरह की आंगनवाड़ियां खोली। अब इनको काम क्या दिया गया था आंगनवाड़ियों को, कि भाई आपको बच्चों को जो है फ्री में खाना देना है, जो भी पौष्टिक भोजन होता है फ्री में खाना देना है और उन्हें फ्री में पढ़ाना है। ये काम सौंपा गया था ताकि देश का हर एक बच्चा पढ़ सके, आगे बढ़ सके। अगला स्टेप उन्होंने क्या उठाया था, मजदूरों के लिए भी मकान बनवाए। अब आप खुद देख सकते हो लेनिन ने कितने हाई लेवल की पॉलिसीज अपनाई थी, जिससे जो है रूस धीरे धीरे आगे विकसित होने लगा था। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई लेनिन जो थे वो तो सिर्फ 2 साल तक ही रह पाए थे महासचिव के पद पे। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है हमारे जोसेफ स्टालिन आते हैं।
तो इन महाशय के बारे में जानेंगे कि जोसेफ स्टालिन जो थे ये 1924 की जनवरी में ही आ गए थे हमारे महासचिव बन के, और 1953 तक ही रहे थे। काफी लंबा टाइम इन्होंने दिया है इस पद को। तो इन्होंने कौन कौन सी पॉलिसीज अपनाई थी, तो मैं आपको पहले से ही बता दूं, स्टालिन जो है हिटलर की तरह आप कह सकते हो, इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट थे ये अपनी पॉलिसीज में, और इनकी जो पॉलिसीज थी वो सारी की सारी काफी सख्त नीतियां थी। ठीक है, सख्त इन द सेंस वो सारी की सारी कैसी थी, सख्त नीतियां थी, और इन्होंने अपनी पॉलिसीज इस तरह से लागू की थी कि आम लोगों का जीना काफी मुहाल कर दिया था। वो हम देखेंगे कैसे। तो ये रही उनकी नीतियां जिसे हम वन बाय वन करके समझेंगे। 1927 से 1928 ये जो एक साल था, इस एक साल में एक प्रॉब्लम सी क्रिएट हुई थी रूस में, अनाज की कमी। ठीक है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि रूस में जो कि इतना बड़ा जो देश है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 85% जो लोग हैं वो कौन से काम में लगे हुए हैं, खेती बाड़ी के काम में लगे हुए हैं। लेकिन फिर वहां पे कैसे अनाज की कमी हो गई, क्योंकि सरकार जो है उन्होंने सिर्फ उद्योगों के विकास पे फोकस किया कि हम कैसे इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाएं, फैक्ट्रीज को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि हमें जो है कृषि को मीन्स हमें जो है खेती में भी बदलाव करने चाहिए, नई नई मशीन्स लॉन्च करनी चाहिए। ठीक है, नए नए सिस्टम्स लाने चाहिए। उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं, जिसकी वजह से धीरे धीरे कमियों के चलते कभी मौसम खराब होता, ठीक है, कभी ज्यादा बारिश हो जाती, तो इन सभी कारणों से ज्यादा बर्फ पड़ जाती, तो वहां के अनाज धीरे धीरे में क्या हो गई, अनाज में बहुत सारी कमियां आने लगी। ठीक है, अनाज का उत्पादन कम होने लगा धीरे धीरे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए अब हम देखेंगे स्टालिन की पॉलिसीज क्या क्या रही थी। अगर आप इन्हें पढ़ोगे ना तो आपको लिटरली हंसी आने वाली है। पहला क्या था, किसानों से अनाज जबरन खरीदा। ठीक है, मीन्स पहला उन्होंने क्या किया था कि जो किसान थे, ठीक है, एक तो पहले से अनाज की कमी आ रखी है, दूसरा उन्होंने किसानों को मजबूर किया कि भाई तुम सबको अपना अनाज जो है हमें 5 रुपए में 5 रुपए पर किलो बेचना पड़ेगा। जबकि किसान जो थे वो क्या कह रहे थे कि भाई नहीं, हमें 10 रुपए में बेचना है। पर उन्होंने बोला कि नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें 5 में ही बेचना पड़ेगा, और जबरदस्ती करी। ठीक है, और फिर किसानों को अपनी फसल को बेचना पड़ा था। ठीक है, तो इससे भी हम कह सकते हैं किसानों की हालत काफी दयनीय हो गई होगी। काफी लॉस झेला होगा इन्होंने। सेकेंड स्टेप क्या उठाया था, खेतों का सामूहिकीकरण। सामूहिकीकरण का मतलब होता है कि पहले जितने भी खेत जो थे अलग अलग जमींदारों के और भी अलग अलग किसानों के नाम किए गए थे, उन सारे खेतों को जो है मिलाकर सरकार ने हथिया लिया था। मीन्स वो सारे छोटे बड़े सभी खेत किसने अपने पास कर लिए थे, सरकार ने। ठीक है, और ये वही खेत थे जो किसानों को अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ही अक्टूबर क्रांति के बाद ही मिल पाए थे। ठीक है, सो इससे हम कह सकते हैं किसानों पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था इन दोनों पॉलिसीज से। ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद उन्होंने क्या स्टेप उठाया था, कुलकों का सफाया। कुलकों मतलब होता है दलाल। ठीक है, दलाल मीन्स वो लोग होते हैं जो कह सकते हो कि आप किसानों और सरकार इनके बीच में रहकर ना कोऑर्डिनेशन करवाते हैं, जिसे हम बिचौलिया भी कहते हैं। तो इस तरह के जितने बिचौलिए थे ये भी कई बार ब्लैक मार्केटिंग किया करते थे। ठीक है, काफी सारे किलो की किलो गेहूं चावल अनाज अपने घर में छुपा के रख लिया करते थे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ऐसे लोगों को भी बुरी तरीके से मजा चखाया और इनकी पूरी ब्लैक मार्केटिंग बंद करवा दी। ठीक है, इसके बाद क्या स्टेप्स उठाए थे, इसके बाद उन्होंने ये स्टेप भी उठाया था कि उनकी पॉलिसीज, उनकी बातों को न मानने वालों को जेल में डाल दिया करते थे, और कई लोगों को तो देश निकाला भी दे दिया करते थे, मीन्स देश से ही बाहर निकाल दिया करते थे। तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने ये सारे स्टेप्स उठाए ताकि अनाज में जो कमी आ रही है, अनाज की जो सप्लाई में कमी आ रही है, वो धीरे धीरे बढ़ती जा सके। लेकिन माय डियर फ्रेंड, उनके इन सभी स्टेप से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। ठीक है, पहले जितनी अनाज की कमी थी बाद में भी उतनी ही रही। ठीक है, लेकिन आगे चल के उन्होंने एक और बहुत ही घटिया स्टेप उठाया था। 1932 में करों में वृद्धि कर दी थी। मीन्स जो टैक्स वो किसानों से वसूल रहे थे उस टैक्स को डबल कर दिया था। ठीक है, अब आप सोच सकते हो किसानों से उनकी जमीनें छीन ली।
ठीक है, पहला घाटा। दूसरा, उनके अनाजों को कम रेट पे खरीदा, दूसरा घाटा। तीसरा, उन पर टैक्स भी लगा दिए। अब आप सोच सकते हो किसान कितने बड़े लेवल पर गरीबी से गुजर रहे होंगे, है ना। बिल्कुल। तो ऐसी उन्होंने सिचुएशन क्रिएट कर दी थी कि उन्हें आम लोग इतनी उनकी बुराई करने लगे थे, जितने भी लोग थे समाज के सब उनकी बुराई करने लगे थे, और जो बुराई करता हुआ पकड़ा गया उसको उठाकर जेल में डाल देते थे, फांसी पे लटका देते थे और देश निकाला दे दिया करते थे। तो इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज उन्होंने अपनी अपना रखी थी। ठीक है, आगे चल के देखते हैं उनकी इन सख्त नीतियों की वजह से और कोई भी ढंग की यूजफुल बेनिफिशियल पॉलिसी उन्होंने अपनाई नहीं, जिसकी वजह से क्या हुआ था, 1930 से 33 के बीच में इन 3 सालों में विश्व का सबसे बड़ा अकाल आया था। कहाँ पे? रूस में। कहाँ आया था? रूस में सबसे बड़ा अकाल आया था। जबकि रूस ही वही देश था जो दूसरे देशों को अनाज दिया करता था, आज उसके खुद के देश में अनाज नहीं बच पाया। ठीक है, और रीजन क्या था? खराब फसल। मौसम की वजह से फसलें खराब हो गई, सड़ने लगी, सड़ गई, जिसकी वजह से अकाल पड़ा और कई लाख लोग जो हैं भूख के मारे मर गए। ठीक है, लगभग 40 लाख लोग जो थे मारे गए। बहुत बड़ी घटना थी। और इसके बाद जो है स्टालिन की और भी ज्यादा लेवल पे आलोचना, बुराइयां उनकी होने लगी। तो यहाँ तक आते आते हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट होता है और एक चैप्टर की स्टोरी भी कंप्लीट होती है। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम इसका निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष मतलब जैसे छोटे बच्चे स्टोरीज पढ़ते हैं ना, एंड में उनको एक मैसेज देखने को मिलता है, तो इस पूरी स्टोरी से ओवरऑल हमें क्या सीखने को मिलता है वो देखना है आपने। तो पहली बात है, बोल्शेविक विश्व के लिए प्रेरणा बने। मीन्स ये जो बोल्शेविक ग्रुप था ये पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा बना था। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही लंबा संघर्ष किया था, लेकिन इनका विश्वास था कि एक दिन हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे, और वो उन्होंने करके भी दिखाया था। ठीक है, और इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेकर दूसरे देशों में भी इस तरह की सरकारें बनने लगी थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंग्लैंड, मीन्स इंग्लैंड में भी एक राजनीतिक पार्टी बनी थी जो कि इन लोगों से ही मोटिवेट होकर बनी थी। ठीक है, सेकेंड हमें क्या मैसेज मिलता है इस पूरी स्टोरी से, क्या इसका इम्पैक्ट रहा है? सोवियत संघ का विकास। ठीक है, मीन्स देखो सोवियत संघ जिसे हम पहले रूसी साम्राज्य भी कहते थे, ठीक है, इनका पहले जो है विकास नहीं हो पा रहा था, काफी गरीब पिछड़ा हुआ देश था। लेकिन जैसे ही लेनिन महासचिव बने, इसके बाद उन्होंने जो पॉलिसीज जो महत्वपूर्ण कदम उठाए, और उनके बाद जोसेफ स्टालिन आए, और इन सभी नेताओं ने कई ऐसे स्टेप्स उठाए जिससे धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि जो रूस था वो काफी ज्यादा विकसित डेवलप होता चला गया। देखो 1917 तक आते आते ना वो काफी गरीब देश था। ठीक है, ये आप मानते हो, थ्रू आउट द स्टोरी हमने यही देखा है। लेकिन 1945 तक आते आते विश्व के अमीर देशों में से वो एक देश था। इवन विश्व की महाशक्ति भी बन चुका था। महाशक्ति मतलब सबसे अमीर। ठीक है, बन चुका था वो। तो यहाँ तक आते आते हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है। एंड गाइज, इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल बी रेडी टू हेल्प यू एवरी टाइम। थैंक यू सो मच।